भारत की बेटी वहाँ फंसी नहीं है। उनको जिस दिन वापस लाना होगा वो वापस आ जाएंगी। इंसान सारे बचेंगे नहीं। इंसान खत्म हो जाएंगे। जिस जिसके हाथ में फोन है। अर्थ बहुत छोटा है। हम्म 13 लाख अर्थ आते हैं सूरज में। Why so many of weather shifts are happening in last couple of years? हाउ इसरो इज सो फ्रूगल यार। मतलब हॉलीवुड में तो हम देखते हैं मूवी बनती है 1400 करोड़ की, यहाँ आप 700 करोड़ में चंद्रयान 3 लैंड करा देते हैं। एस्ट्रोनॉट्स आर सो वेल ट्रेन्ड, दे आर ट्रेन्ड फॉर नॉट टू डाई। सर एलियन होते हैं, टाइम ट्रैवल आप मानते हैं कि पॉसिबल है? इस वक्त इस धरती पे ऐसा कोई कंप्यूटर या ऐसा कोई बड़ा कंप्यूटिंग यूनिट नहीं है जिसकी इतनी ताकत हो कि वो लाखों साल की कैलकुलेशन मिनटों में कर दे। क्वांटम कंप्यूटर क्या कहता है, आने तो 256 बिट, इट विल टेक मी हार्डली 3 hours मे बी। It will be easy to hack any computer or any system in the world अगर वो आ गया तो। ओके लेकिन वो अपने साथ अपने प्रोटोकॉल्स ला रहा है। हेलो दोस्तों, आज हम आपके पास कुछ हटकर चीज लेकर आने वाले हैं। हमारे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट है और मुझे लगता है कि इनकी बातों में बहुत लोगों को इंटरेस्ट आने वाला, क्योंकि बचपन से हम चांद सितारे देखते आए हैं, उनकी बातें करते आए हैं, उनको समझने की कोशिश करते आए हैं। सबसे बड़ी बात है कि चंदा को भी मामा बोला जाता है और सूर्य को देव बोला जाता है। इसके पीछे की साइंस क्या है, धरती कैसे बनी, धरती में क्या होने वाला है, स्पेस में क्या चल रहा है, इसके जवाब हम ढूंढते रहते हैं लेकिन मिलते नहीं। आज हमारे साथ बहुत स्पेशल गेस्ट है, इनका नाम है मनीष पुरोहित और राजस्थान से आते हैं लेकिन इसरो के साइंटिस्ट रह चुके हैं। इनसे हम बातें करेंगे और समझेंगे कि इनके क्या एक्सपीरियंसेस हैं और आपके और हमारे क्या सवाल हो सकते हैं जिनके जवाब भी हमें दें और हम आगे की चीजें जान सकें। पहले तो मैं आपको बहुत वेलकम करना चाहता हूं सर। अच्छा लग रहा है साइंटिस्ट के साथ बैठे हैं। और साइंटिस्ट हमारे लिए कुछ ऐसी एक अलग सी एक कौम है जिनको हमसे बहुत ज्यादा दुनिया के बाहर के बारे में पता है। लेकिन जो मेरे को लगता है ना, साइंटिस्ट के लिए ऐसे भी सोचते हैं कि वो इमोशनलेस होते हैं जैसे। हाँ। मतलब उनके फर्क नहीं पड़ता, वो ज़्यादा इंटरेस्टेड उसमें होते हैं कि भाई कोई चीज़ फेल हो तो मैं कुछ नया सीख लूँ। हाँ। तो ये कह सकते हैं कि ये मैं एट द आउटसेट ही इसलिए बोल रहा हूँ कि हम इंसान ही होते हैं। भावनाएं हमारी भी होती है। और वो देखा होगा जब चंद्रयान 2 चंद्रयान 3 के टाइम पे जब चीज़ें हुई थी, तो इसलिए बता रहा हूँ मेरे को भी बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा। इमोशंस हैं। सर शुरू से शुरू करते हैं। हम्म बिग बैंग थ्योरी, हम्म जब हम कहते हैं अर्थ बनी या हमारा हम्म पूरा मिल्की वे बना, हम्म कुछ उसके बारे में पहले बताइए कि शुरू कैसे हुआ सब कुछ। देखिए, अब आप इसको ऐसे समझिए कि कोई एक ऐसा इवेंट हुआ है जो 13.8 बिलियन ईयर्स पहले हुआ है। तो रिटर्न रिकॉर्ड्स तो कुछ होंगे नहीं। हम्म पता कैसे चलेगा? पता करने के लिए आपको कुछ ऑब्जर्वेशंस चाहिए। लेकिन इतनी पुरानी ऑब्जर्वेशंस कहाँ मिलेंगी? तो कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। कुछ थ्योरीज आई और उन थ्योरीज ने बोला कि अगर ऐसा हुआ होगा, बिग बैंग अगर हुआ होगा, तो ब्रह्मांड में खूब एनर्जी निकली होगी। वो एनर्जी जो होगी वो इतनी ज़्यादा होगी कि हमारा जो सूरज पूरी ज़िंदगी अपने लाइफ टाइम में निकालेगा, उससे भी बिलियन टाइम्स ज़्यादा एनर्जी होगी। फिर एक थ्योरी आई कि ब्रह्मांड जब बना बिग बैंग के टाइम पे तो बहुत पॉइंट था छोटा सा, वो एक्सपेंड हो रहा है। और जब इन सब को क्लब करा गया तो लेट 90s में, 1900 में, लेट में मतलब 1950 के बाद की बात अगर अपन करें, तो वहाँ पर एक प्रपोजल आया कि अगर ऐसा हुआ होगा तो आज के समय में भी हमें उसकी कोई ना कोई इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। बिल्कुल। अब देखिए, इसको कहते हैं एक्सीडेंटल डिस्कवरी। हम्म दो बेल लेबोरेटरीज के साइंटिस्ट वो बोले हम दुनिया का सबसे पावरफुल रडार बनाएंगे, कुछ भी पकड़ लेगा, कोई सा ही जंगी जहाज हो। उनने बना दिया, उनने बना के रडार सेट कर दिया और सेटअप चालू किया। अब उन्हें देखना चालू किया, नॉइज आ रही। तो उन्होंने बोला यार ये कहाँ से आ रही है, चलो देखिए सॉफ्टवेयर चेक कर लो, हार्डवेयर चेक कर लो, कनेक्शंस चेक कर लो, सब चेक कर लिया। एक इंसान को भेज दिया, भाई जाके देख के आ। देख के आ गया यार, सब ठीक है, कुछ ही नहीं है। बोला नॉइज आ रही है, अच्छा मुंह घुमा दे, होता है ना जनरली भी, इधर घुमा दे, एंटीना उधर घुमा दे, नॉइज आ रही है। फिर उन्होंने कहा यार ये क्या प्रॉब्लम है। अच्छा, लिटरली वो दोनों लोग बेल लेबोरेटरीज के रिसर्च साइंटिस्ट, वो वो बड़ी रडार थी उसके अंदर घुस सकते थे, उसके अंदर घुस गए।
तो उनको कबूतर दिखे। हाँ, तो उनको लगा ये कबूतरों की करतूत है। तो उन्होंने बोला साफ करो यार, बहुत गंदगी कर दी है। बोला अब ठीक है, अब चलेगा। हुँ, फिर उन्होंने चालू करा, वैसी की वैसी ही नॉइज़ आ रही थी, कुछ नहीं चेंज हुआ। तो उनको लगा यार बगल में क्या है ना, एक बेस है, आर्मी बेस है, तो डिफेंस का बेस है, तो वहाँ पे कुछ हो रहा होगा। एक काम करते हैं, डायरेक्शन एकदम चेंज कर देते हैं, कुछ हाथ नहीं लग रहा। 6 महीने बाद का डिफरेंस लेते हैं, हो सकता है हम सूरज के बहुत पास हों या कुछ डायरेक्शन से कुछ आ रहा हो। सूरज तो बहुत चीज़ें फेंकता रहता है, थोड़ा डायरेक्शन चेंज होगा तब चेक करते हैं। उनको कुछ समझ में नहीं आया और फिर वो उसको सारी रिसर्च का जो वर्क था उसको लेकर वो बस एक तरीके से बैठ गए। फिर किसी ने बोला कहीं दूसरी जगह पे कि अगर बिग बैंग हुआ है तो आप किसी भी डायरेक्शन में सोर्स लगा के ढूंढ लो, आपको एक नॉइज मिलेगी। ओके, तो उनने बोला हाँ हाँ हाँ, मिली मिली। और उनने पेपर पब्लिश करा, उनको नोबेल प्राइज मिल गया। और उनने एक्सीडेंटली प्रूव कर दिया कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति बिग बैंग से हुई थी, क्योंकि हमें मिल रही है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड। अब कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड का मतलब ये है कि माइक्रोवेव की रेंज में हमें कुछ झिर-झिर, झिर-झिर आ रही है। मान लीजिए मतलब जैसे ये अपने माइक्रोफ़ोन्स हैं, इसमें अगर कोई कनेक्शन का गड़बड़ हो तो वो एक नॉइज़ आती है ना, मान लो वैसी कुछ पहले नॉइज़ आ रही टीवी है। में आती थी एक जैसे ऐसी कुछ कुछ स्पेस साउंड जिसको कहते थे हम। हाँ, तो वो अपन कहते थे, हाँ, लेकिन वैसी उनको प्रैक्टिकली मिली। ओके, आवाज़ नहीं, मतलब एक सिग्नल मिला। ओके, तो अब सवाल ये आया कि यार माइक्रोवेव में ही क्यों? यूवी है, इंफ्रा है, विज़िबल रेंज है, माइक्रोवेव में ही क्यों? तो कुछ 50 साल पहले एक थ्योरी आई थी कि ब्रह्मांड एक्सपेंड हो रहा है। एल्बर्ट आइंस्टाइन का स्पेस टाइम है। हुँ, एडविन हबल ने बोला भई सब कुछ बिखर रहा है। एक बड़े ही गज़ब के स्पेस रिसर्च साइंटिस्ट हुए, ज़्विकी नाम उनका। तो वो तो अपनी फ़ितरत और मिज़ाज से ही एकदम अलग थे। तो उनने सबसे पहले ऐसी चीज़ें बतानी चालू करी। एडविन हबल साहब ने उनको प्रपोज़ करा एंड वहाँ से कन्फर्म हो गया था कि ब्रह्मांड फैल रहा है। अब देखिए कैसे रिलेट होती है चीज़ें। आपके पास एक इलास्टिक है, आपने उस पे एक लाइन खींची। अब अपन उसको खींचे नहीं, आप अपनी साइड खींच, मैं मेरी साइड खींचूँ। वो लाइन लंबी भी होती जाएगी और पतली भी होती जाएगी, हाँ, राइट? बिल्कुल। ये बोले कि जब ब्रह्मांड बना तो ऐसी ऊर्जा निकली, एनर्जी निकली भयंकर, लेकिन ब्रह्मांड फैल रहा है, तो वो स्ट्रेच हो गई। हुँ, जब हम स्ट्रेच की बात करते हैं साइंस या फिज़िक्स में, हम बात करते हैं एनर्जी की, वेवलेंथ की, रेडिएशन की। तो उन्होंने बोला आप ये मान लीजिए कि आपने उस इलास्टिक पे वेव बनाई, ऐसे पास, 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 पास यूँ। अब जब मैं इलास्टिक को खींचूँगा तो वेव दूर, 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 दूर दिखेगी। बिल्कुल, पास-पास का मतलब है हाई एनर्जी, दूर-दूर का मतलब है लो लो एनर्जी। एनर्जी, माइक्रोवेव लो एनर्जी, लेकिन यहाँ यानी कभी वो पहले हाई एनर्जी रही हाई है। एनर्जी। तो ब्रह्मांड फैल रहा है ये भी आ गया। ब्रह्मांड की उत्पत्ति बिग बैंग से हुई, नोबेल प्राइज़ भी मिल गया, सब काम हो गया। लेकिन ये थ्योरी है, सच्चाई है इसमें ये कुछ? होगी ना कन्फर्म, ऐसी कन्फर्म हुई, अच्छा ऐसी कन्फर्म हो एक्सीडेंटली गई। कन्फर्म हुई। अच्छा, मतलब उसके अगर ऐसा हुआ तो हमें क्या-क्या मिलना चाहिए था? हुँ, तो जैसे वही बात है ना कि आप कहीं जाते हैं और आप देखते हैं कि अगर ये इवेंट हुआ है तो ए, बी, सी होना चाहिए। हुँ, ए, बी, सी हमें मिल गया, तो यही इवेंट पॉसिबल। ओके, ओके, वेरी नाइस। सर क्वांटम फिज़िक्स के बारे में बहुत हुँ, बातें होती है। हुँ, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है, बहुत लोग जानना भी चाहते हैं और बहुत हुँ, कम लोगों को पता भी है शायद इसके बारे में क्योंकि मुझे हुँ, लगता है आप तो मेरे ख्याल क्लासेस हुँ, भी लेते हैं, आप हुँ, बताते भी हुँ, हैं लोगों को। इसमें थोड़ा-सा बताइए सर है हुँ, क्या? ये और फिज़िक्स से हुँ, अलग होती है? हुँ। पहली बात तो ये और इसकी थ्योरीज़ भी अलग होती है बिल्कुल। देखिए ये आम भाषा में बोलें, मतलब बहुत जनरल एक आम आदमी को अगर मैं बताना चाहूँ, तो ये वो फ़िज़िक्स है जो हमें दिखती नहीं है, लेकिन जो इस कॉस्मोस को गवर्न कर रही है। एक फ़िज़िक्स का एक मॉडल है, इस यूनिवर्स का एक मॉडल है। उसके अंदर हम उसको कहते हैं स्टैंडर्ड मॉडल, ओके, वो स्टैंडर्ड है। उसके अंदर जो कुछ भी बात कही गई है, मैथमेटिकली जो बात उसके अंदर डिराइव करी गई है, रिलेशंस जो बताए गए हैं, जिन पार्टिकल्स की बात हुई है, वही पार्टिकल हैं जो हो सकते हैं। अपन पूरे यूनिवर्स की बात कर लें तो। अगर कुछ उसके बाहर जा रहा है, तो वो एक सब्जेक्ट है रिसर्च का। ओके, तो उस ये पूरी फिज़िक्स हो गई, स्टैंडर्ड मॉडल कहते हैं जिसको हम। उसका एक पार्ट है क्वांटम।
हम जब बहुत छोटे लेवल पे चले जाते हैं, उस लेवल पे जहाँ पे हमें अपनी आँखों से कुछ ही नहीं दिख रहा। सिंपल, बहुत सिंपल एग्ज़ाम्पल, अ, जैसे कि मान लीजिए कपड़ा है, अगर मैं इससे एक लेवल नीचे जाऊँगा, तो ये धागा है। मैं एक लेवल और नीचे जाऊँगा, धागा भी तो किसी चीज़ का बना है, तो कुछ मॉलिक्यूल्स हैं। मैं एक लेवल और नीचे जाऊँगा, मॉलिक्यूल्स में क्या है? एटम्स हैं। मैं एक लेवल और नीचे जाऊँगा, एटम्स में क्या है? एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। एक लेवल और नीचे जाना है, तो इलेक्ट्रॉन जो है, वो बोलता है और नीचे नहीं, ये अपना एरिया, मेरे को टच मत करना। तो इलेक्ट्रॉन को आप कुछ नहीं कर सकते। तो आप बोलेंगे ठीक है यार, ये तो थोड़ा-सा बंदा नेगेटिव है। तो न्यूक्लियस पे जाओगे, बीइंग पॉजिटिव। न्यूक्लियस के अंदर जाओगे, तो दिमाग आपका फट जाना है। क्यों? न्यूक्लियस को जो एंटिटीज़ बनाती हैं मिलके, वो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। वो जब दोनों अलग-अलग हैं, तो उनका मास जो है, और जब वो दोनों जुड़ के न्यूक्लियस बनाते हैं, उनका जो मास है, वो अलग हो गया। ओके, 99% वो खाली है, खाली है वो। खाली है। एटम की जब बात करते हैं, तो जैसे इसके अंदर भी क्या एटम्स, मॉलिक्यूल्स हैं, 99% ये खाली है। तो हुँ, सर आर्थर एडिंगटन हुए, बड़े खिलाड़ी, उन्होंने किताब लिखी। बोले अगर सिर्फ़ फ़िज़िक्स को देखूँ, तो मेरी टेबल पे मेरी किताब पड़ी है, जो कि होनी नहीं चाहिए। क्योंकि अगर कोई चीज़ 99% खाली है, तो मेरी किताब तो नीचे गिर जानी चाहिए थी। इसका मतलब ये है कि इंडिया में जब भी किसी छोटे बच्चे ने अपने माता-पिता या टीचर का थप्पड़ खाया है, वो लगना ही नहीं चाहिए था। आप भी 99% खाली, टीचर का हाथ भी 99% खाली। इट शुड जस्ट पास थ्रू। करेक्ट। लेकिन हो नहीं रहा ना, ये क्वांटम है। और जो दूसरी बात है, क्वांटम में किसी भी वक़्त मास एनर्जी बन जाती है, एनर्जी मास बन जाता है। कभी भी, किसी भी वक़्त हो सकता है ऐसा। अब ये जब पार्ट होता है ना, जो बात अपन कर रहे हैं, मास एनर्जी बन जाती है और एनर्जी मास बन जाता है। मान लीजिए जैसे ये आर्टिफैक्ट्स पढ़े हैं, हुँ, ये प्रोटॉन है, ये न्यूट्रॉन है। सम एक्स अमाउंट वाई, एक्स प्लस वाई वैल्यू आ गई। ये दोनों मिले और न्यूक्लियस में आ गए। जब न्यूक्लियस बनेगा, इट विल बी लेस देन एक्स प्लस वाई, इट विल बी लेस देन एक्स प्लस वाई। अभी कंफ्यूजन चालू हुआ है। फिर आपने क्या बोला, नहीं यार अलग कर दो, अलग कर दिया, फिर से एक्स प्लस वाई। करेक्ट। तो मतलब क्वांटम फिज़िक्स ऐसा लग रहा है कि हम ये कहते हैं कि भगवान है। मतलब ऐसे ही कुछ। तो सर्न के सामने नटराज लगे हैं ना। हाँ। अब देखिए, इसी का एक और नया फील्ड आ रहा है, वो है क्वांटम कंप्यूटिंग। हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बड़ा इनिशिएटिव है उसके ऊपर, नेशनल क्वांटम मिशन। वो आप जो बता रहे थे, मैं वो पढ़ाता हूँ। मैं ओके, बच्चों को क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में पढ़ाता हूँ। पढ़ाते हैं। तो क्वांटम कंप्यूटिंग की जब बात करें, तो हम जो यूज़ करते हैं क्लासिकल कंप्यूटर्स हैं। ये एक प्रॉमिस है फ्यूचर के लिए। अगर क्वांटम कंप्यूटर्स आते हैं, क्वांटम कंप्यूटर्स विल बी बिलियन टाइम्स फास्टर। बिलियन टाइम्स फास्टर। हुँ, जो चीज़ ये क्या सुपर कंप्यूटर्स, अपने जो हुँ, सुपर कंप्यूटर्स हैं, जो कैलकुलेशन उनको करने में 10 लाख साल लग जाएँ। क्या कह रहे हैं आप? ये है क्वांटम कंप्यूटर्स का प्रॉमिस टू द वर्ल्ड। अपन वो जब ये मैसेजेस भेजते हैं या ट्रांसफर्स का अमाउंट ट्रांसफर करते हैं, तो हाँ, अपन एन्क्रिप्शन देखते हैं ना, एन्क्रिप्टेड येस, है एन्क्रिप्टेड। 128 बिट, 256 बिट। एब्सोल्युटली, येस। 256 बिट को, अगर उस एन्क्रिप्शन को आपको हैक करना है और यू प्योरली वांट टू डू दैट विद कैलकुलेशंस, वो मैथमेटिकल है। ओके, देखिए, ये चीज़ अपने को समझनी पड़ेगी। आज की दुनिया में डेटा सिक्योरिटी इज़ बेस्ड ऑन वन सिंगल असम्पशन, कि ऐसी कोई पावरफुल मशीन नहीं बनी जो इतनी सारी कैलकुलेशंस लाखों साल से कम समय में कर दे। ये असम्पशन पे सिक्योरिटी है, डेटा सिक्योरिटी। हुँ, तो जब आप देखते हैं ना 128 बिट सिक्योर, 256 बिट सिक्योर, वो इसलिए सिक्योर है क्योंकि इस वक़्त इस धरती पे ऐसा कोई कंप्यूटर या ऐसा कोई बड़ा कंप्यूटिंग यूनिट नहीं है, जिसकी इतनी ताकत हो कि वो लाखों साल की कैलकुलेशन मिनटों में कर दे। क्वांटम कंप्यूटर क्या कहता है, आने दो 256 बिट, इट विल टेक मी हार्डली 3 आवर्स मे बी। सीरियसली? हुँ, तो सो इट विल बी ईज़ी टू हैक एनी कंप्यूटर और एनी सिस्टम इन द वर्ल्ड? अगर वो आ गया तो? हुँ, ओके, लेकिन वो अपने साथ अपने प्रोटोकॉल्स ला रहा है।
ओके। सो वो मे बी तब सिक्योरिटीज़ भी उसके हिसाब से बनाई जाएँगी? तो वो जो सिक्योरिटीज़ होंगी, वो नेचर ड्रिवन होंगी। ओह माय गॉड! अब नेचर ड्रिवन का मतलब ये है, अभी फिर से मैं बताता हूँ, अभी की सिक्योरिटी इसलिए है क्योंकि आपके पास पावरफुल मशीन नहीं है हुँ, कि वो उस कैलकुलेशन को कर सके। मशीन आ गई तो गई। क्वांटम की सिक्योरिटी ऐसी होगी कि अगर फिज़िक्स सच है, नो वन कैन हैक। नो अब वन कैन हैक। देन नो वन कैन हैक। अगर फिज़िक्स सच है, कौन-सा? क्वांटम कम्युनिकेशन। ओके, ISRO is trying to send a mission to ओके, check that. They have done it on ground. एक ऐसा ये इसको कहते हैं क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन। ये चलता है हमारी क्लासेस में जो मैं बच्चों को पढ़ाता वॉव! हूँ। तो उनको हमें बताते हैं, सिखा रहे हैं क्योंकि ये वो पार्ट है जो जो भी होता है ना, वो स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशंस, हुँ, हाई प्रोफाइल ट्रांजैक्शंस, हुँ, जहाँ पे लोग बैठे हुए हैं कि एक झटके में मिलियन बिलियन डॉलर इधर की उधर हो रहे हैं, चलो स्निफिंग कर देते हैं। हुँ। उनके लिए ये आने वाले समय में एक वो होगा, क्या कहते हैं, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, कि दे आर गोइंग टू यूज क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन। बट राइट नाउ दे दीज़ काइंड ऑफ पीपल दे आर ट्राइंग टू टेक हेल्प फ्रॉम द ब्लॉकचेन हम्म। और उससे बहुत अच्छा ट्रांज़ैक्शंस हो रहे हैं विदाउट गेटिंग नो हू हम्म। इज़ डूइंग इट। तो क्या ब्लॉकचेन कैन बी अ स्टार्ट ऑफ द क्वांटम नहीं, थिंग? वो एकदम दैट्स अ अलग है, डिफरेंट एकदम गेम अलग है। ऑलटुगेदर। ऑफ कोर्स दैट इज़ बट हम्म। थॉट प्रोसेस तो वही है ना कि बहुत सेफ एंड सिक्योर हो गया। सेफ एंड सिक्योर है, लेकिन उसको भी मत देखिए, कोई भी चीज कैलकुलेशन अगर किसी चीज को रोक रही है ना, हाँ, कैलकुलेटिंग पावर ऑफ द मशीन के कारण लिमिटेड है, हाँ, तो वो क्वांटम कंप्यूटर के लिए, इसको इसके लिए भी एक वर्ड है, क्वांटम सुप्रीमेसी। ओके। तो वर्ड ही बता रहा है ना, क्वांटम सुप्रीमेसी। आपके क्लासिकल मशीन्स को तो मैं जीत गया। अभी इसरो ने रिसेंटली अपने ग्राउंड स्टेशंस पे अहमदाबाद में, सैक अहमदाबाद में, दे हैव डेमोन्स्ट्रेटेड दैट कि उनने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस करा और वो क्वांटम सिक्योर्ड था। हुँ, अगर कोई बीच में सुनने की कोशिश करेगा, तो जैसे ही कोशिश की जाएगी, वैसे ही पता चल जाएगा कि कोई सुन रहा है। चाहे आप कोई भी हो, क्योंकि फिज़िक्स डज़न्ट अलाउ दैट। रूल ये कहता है, क्वांटम को कहते हैं ऑल सिक्योर, नो कंडीशन सिक्योरिटी। कोई कंडीशन नहीं है सिक्योरिटी पे। ये तो मतलब वरदान है सच में। और ये प्रकृति से ड्रिवन है, क्योंकि रिचर्ड फेनमैन, बहुत बड़ा नाम हुँ, फिजिक्स का, उनने बोला कि आप अगर कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो कि नेचर को समझे, तो आपका टूल नेचर होना चाहिए। एग्जाम्पल, हमें कैंसर की ड्रग बनानी है, भाई क्या प्रॉब्लम आ रही है? वी हैव ब्राइटेस्ट ऑफ द ब्रेन्स, वी हैव द टॉप नॉच टेक्नोलॉजी, तो क्यों नहीं बन पा रही? प्रॉब्लम क्या आ रही, इतना टाइम लग रहा है? और कैंसर की ड्रग आई तो हाउ मेनी लाइव्स, मल्टीपल। राइट? लेकिन वो एक सिमुलेशन का प्रोसेस है ना। और अब वही बात है, एटम, मॉलिक्यूल, उसकी चेन, प्रोटीन, कॉम्बिनेशंस, कैसे-कैसे कनेक्शन होगा। अगर बेसिक लेवल से चालू करा जाए, वो सिमुलेशन जो है वो इतना टाइम ले जाएगा, इतने में तो मैटर ही नहीं करेगी वो ड्रग आई तो। ये कह रहे हैं अगर क्वांटम कंप्यूटर्स आते हैं, तो आपको नेटफ्लिक्स या अमेज़न प्राइम के लिए नहीं चाहिए होंगे वो। दे आर गोइंग टू सॉल्व दीज़ काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। पूरी अर्थ का वेदर पैटर्न, एक सिंगल मशीन जो कंप्लीट पूरी दुनिया की सिविल एविएशन को कंट्रोल कर रही है। कौन सा वॉव! रीराउट करना है, कौन सा नहीं करना, किसे कौन सा पैसेंजर किधर, पूरे दुनिया का। आप समझिए इस चीज़ को, इतनी पावरफुल मशीन। उसके ऊपर अभी बहुत बड़े लेवल पे रिसर्च चल रही है। इंडिया ने अपना एक एम रखा है, दैट्स नेशनल क्वांटम मिशन, कि हमें 2030 तक एक उसका प्रोटोटाइप बना डालना है। एंड देन गवर्नमेंट इज़ पुशिंग द लिमिट्स फॉर दैट ओनली थिंग। इंडिया इज़ डूइंग इट? नो, अदर कंट्रीज़ अदर आर कंट्रीज़ आर आल्सो डूइंग इट, ओके। क्योंकि अब होता क्या है ना, सदा ये इमेज रहती है ना, बाकी सब जब कर लेते हैं, हुँ, तब बाद हम में करते इंडिया हैं। आता है, इसलिए मैं बार-बार बोल रहा हूँ कि बाकी सब भी कर रहे हैं ना, हम भी कर हम रहे हैं। भी कर रहे हैं। और इसरो तो इसमें मिशन प्लान कर रहा है, सैटेलाइट के थ्रू क्वांटम कम्युनिकेशन। ओह वाओ! तो मतलब दैट इज़ ऑल सिक्योर, मतलब वो नो कंडीशन सिक्योरिटी है। अच्छा आपने अभी जैसे बताया पढ़ाते हैं, ये सब पढ़ा हुँ, बच्चे कहाँ जाके पढ़े? क्योंकि इसकी नॉलेज बड़ी कम हुँ, है मार्केट में हुँ, और मुझे लगता है सिखाने वाले भी बहुत कम हैं। हुँ, हुँ। तो थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को कि वो आप तक कैसे पहुँचे और कौन-सी ऐप या वेबसाइट या कुछ तो होगा जहाँ पर आप पढ़ा रहे होंगे या वो क्लासेस ले सकें आपसे? हाँ, तो एक्चुअली मेरा इंस्टीट्यूट है निम्बस एजुकेशन के नाम से। ओके, तो एक यूट्यूब चैनल भी है निम्बस एजुकेशन के नाम से।
तो मोस्टली तो हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। हम भी डाल देंगे। और नहीं तो वी हैव आवर ऐप ऑन प्ले स्टोर, निम्बस एजुकेशन के ही नाम से है। यू विल गो देयर, यू विल फाइंड वहाँ पे एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, हुँ, रॉकेट टेक्नोलॉजी, क्वांटम कंप्यूटिंग और सैटेलाइट टेक्नोलॉजी। दैट्स द कोर फील्ड। ये है वो जो वहाँ पे मैं बच्चों को बता रहा हूँ। और जो छोटे बच्चे रहते हैं ना 9, 10, 11, 12 के एस्पायरिंग जो बच्चे होते हैं, हुँ, उनके लिए जेईई एंड नीट की प्रिपरेशन, क्योंकि कहीं न कहीं ड्रीम तो वहीं से नर्चर होते हैं। जी, तो वी कैटर टू दिस होल बिग ब्लॉक एंड अभी रिसेंटली वी गॉट अ चांस फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि हमें जो ट्राइबल बेल्ट में हम गए थे, वहाँ पर हमें बच्चों को स्पेस एजुकेशन से रूबरू कराने का मौका मिला था उन बच्चों को। दैट वाह! वाज़ एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। तो एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि हम बच्चों के लिए हमारे जो प्रोग्राम्स हैं वो ऐसे हैं कि वी डू वर्कशॉप विद द स्कूल्स एंड कॉलेजेस। आइडियाथॉन्स करते हैं हम। रिसेंटली वी डिड विद आईआईटी दिल्ली, वी डिड विद आईआईटी इंदौर एंड वी आर इसरो रजिस्टर्ड। हुँ, तो इट्स लाइक कि वो टेस्टेड है कि सही है पढ़ाने में। वेरी नाइस। नहीं, दिस इज़ समथिंग हुँ, रियली गुड वेर हुँ, क्योंकि देखिए, अच्छे गुरु का होना हुँ, और हुँ। नॉलेजेबल होना बहुत ज़रूरी है। ये फ़ील्ड देखिए, फ़ील्ड बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर इसको नहीं बताया, हाँ, तो ये आप बाकी सब भूल जाएँ। आप ये देखिए कि प्रॉब्लम क्या आने वाली है। हुँ, अभी इंडिया जो है आईटी सेगमेंट में बहुत ऊपर आता है, बिल्कुल। क्योंकि हमारे पास स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स है। हुँ, तो स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स कैसे आया? भई अपने आप थोड़ी ना कोई रात को सोया सुबह जागा और तो उसको सब आ गया। कहीं न कहीं उसके लिए अवेलेबल थी हुँ, चीज़ें। हुँ, हमने आईटी को कैप्चर किया। स्पेस इकोनॉमी अभी बहुत इसका डिस्कशन चल रहा है। भारत ने एक नई पॉलिसी अडॉप्ट करी है स्पेस में। ये मार्केट बहुत बड़ा है। 600 बिलियन यूएसडी। रियली? इट इज़ गोइंग टू क्रॉस ट्रिलियन डॉलर mark by the end of this decade. वॉव! India wants to capture just 9% of it. बहुत कोई भयंकर सपने नहीं है, जस्ट 9, बट देन दैट नंबर बहुत बड़ा हो जाएगा ना 9%। ऑफ कोर्स। अब कैप्चर कैसे करेंगे आप किसी मार्केट को? क्या चाहिए आपको? आप स्किल्ड लेबर्स टेक स्किल लेबर्स। एब्सोल्यूटली सबसे पहले तो। लेट्स से मेरा आई एम वर्किंग ऑन अ स्टार्टअप। हम सैटेलाइट इमेजरी से कुछ करेंगे, तो वो कौन करेगा? इंसान। इंसान करेगा ना। तो इसलिए हम पहले सिखा रहे हैं, हम वही सिखाना चाह रहे हैं। अब इस व्हाई कांट दिस बी अ पार्ट ऑफ स्किल इंडिया प्रोग्राम? ऐसा नहीं है कुछ कि हम स्किल इंडिया प्रोग्राम में इसको आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कि क्यों हम लोगों को ये स्किल नहीं दे रहे आगे फ्यूचर के लिए? लेट योर दिस प्लेटफॉर्म बी दैट या द पॉइंट जहाँ पे ये बात आगे तक जाए, हाँ, क्योंकि देखिए ये तो अगर सपना किसका है, इस देश का है, बिल्कुल। तो और उसको इम्प्लीमेंट करेगी सरकार। हाँ, वो तो भाई ये तो वैसे ही रहता है ना। आज अगर मैं मान लीजिए मैं बच्चों के साथ इन्वॉल्व होता हूँ, मैं जाता हूँ कॉलेजेस में जाता हूँ, मैं कॉलेज के साथ एमओयू साइन करता हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ। हमारा फोकस टियर 2, टियर 3, टियर 4 कॉलेजेस पे रहता है कि वहाँ के बच्चों को पढ़ाएं, क्योंकि चलिए टॉप नॉच कॉलेजेस में तो ऊपर से पुश आ जाता है, हुँ, लेकिन उनका उनकी क्या गलती है जो टॉप नॉच कॉलेजेस में नहीं जा पाए? वो बच्चे भी तो हैं, टैलेंट तो वहाँ से भी आ सकता है। हमारा उन पे फ़ोकस रहता है एंड वी आर लिटरली इन्वॉल्वड इन दैट टू द कोर, एकदम अंदर तक। एंड ऑब्वियसली इट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट कि अगर इसको एकदम लास्ट ग्रास रूट लेवल तक जाना है, तो एक मिशन लेवल पे होना चाहिए। करेक्ट। और जब मार्केट आप बता रहे हैं इतनी बड़ी है तो और आईटी को कैप्चर किया ना, हुँ, अब ये जो स्पेस सेक्टर है, इसके अंदर अपन सब जानते हैं लॉन्च, तो रॉकेट आ गया। करेक्ट। लॉन्च क्या करते हैं? सैटेलाइट, सैटेलाइट। सैटेलाइट आ गई। ये छोटा-सा पार्ट है। अच्छा, हम सैटेलाइट लॉन्च क्यों करते हैं? पहले तो कम्युनिकेशन ही है आज के टाइम पे तो। तो लॉन्च हो गया, ये तो हुँ, पूरा 15 मिनट का प्रोसेस है। हुँ, बचे हुए 10 साल क्या करना है? सैटेलाइट से डेटा जो आ रहा है, डेटा। और डेटा जब वो आ रहा है, उसके लिए चाहिए हमें स्किल। हुँ, उस डेटा के साथ प्ले अराउंड करने के लिए, मोर बिज़नेस अपॉर्च्युनिटीज़, हाउ टू रिफाइन दैट डेटा, गेट द बेस्ट इन्फॉर्मेशन आउट ऑफ इट। सिटी प्लानिंग, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, जो कुछ आपको चाहिए। भई, ऊपर से आप अर्थ को देख रहे हैं, आपके पास इनॉर्मस अमाउंट ऑफ डेटा है। अब उस डेटा के साथ आपको खेलना है। और इंडिया सबसे ज़्यादा दे दुनिया को क्या देता है? कंप्यूटर साइंस इंजीनियर। करेक्ट। डेटा के साथ कौन खेलेगा? हम ही खेल रहे होंगे। राइट? कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हम दे रहे हैं। इतना सारा डेटा है। आप चले जाओ, यूएस चले जाओ, कौन है बड़े इंडियंस, खिलाड़ी? इंडियंस, यूरोप चले जाओ, इंडियंस। कहीं कहीं चले जाओ। वो कहते हैं ना, जहाँ जहाँ पर भी वो क्या है, आलू, हुँ, जहाँ जहाँ तक आलू जा रहा है, वहाँ तक अपना टैलेंट चला टैलेंट चला जाएगा। जाएगा, बिल्कुल। चाँद अपन अभी चंद्रयान 3 की बात करें, हम सूरज को पढ़ने के लिए हमने आदित्य भेजा है।
अभी फिर से मंगल पे जाने की बात हो रही है, हम वीनस को पढ़ना चाह रहे हैं, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट गगनयान मिशन जोर-शोर पे चल रहा है, अगले साल वी विल बी सेलिब्रेटिंग इट। तो ओके, सो आई हर्ड अबाउट दिस कि वर्जिन अटलांटिक के जो ओनर है, ही स्टार्टेड दिस मिशन कि वो लेकर जाएंगे लोगों को स्पेस में, हुँ, हुँ। और आई थिंक स्पेस एक्स भी इस पे भी काम कर रहे हैं। हाँ, जो वर्जिन वर्जिन गैलेक्टिक है वो, तो वो स्पेस टूरिज़्म का पार्ट था उनका, करेक्ट। कमर्शियल कंप्लीटली कमर्शियल थिंग। सो हाउ इंडिया इज डूइंग इट? सो वी हैव गगनयान मिशन फॉर दैट। ओके, तो वो कमर्शियल है? अभी वो अफोर्डेबल होगा, अच्छा। ये इंडिया है, ये अफोर्डेबल है। ओके। अभी रिसेंटली आई हैड वन वेरी हाई लेवल इंटरेक्शन मीटिंग, आई वाज़ सपोज्ड टू टॉक अबाउट द ग्रोथ स्टोरी ऑफ इंडिया यस। एज़ अ कंट्री, एंड कुछ यूरोप के इक्वान्स एक बड़ा ग्रुप है, उसके कुछ क्लाइंट्स, क्लाइंट तो क्या वो सीईओ एंड सीआईओ, सीटीओ दे वर देयर। सो एक बोर्ड रूम काइंड ऑफ अ मीटिंग थी, एंड द ओनली क्वेश्चन वाज हाउ इसरो इज सो फ्रूगल यार। मतलब हॉलीवुड में तो हम देखते हैं मूवी बनती है 1400 करोड़ की, यहाँ आप 700 करोड़ में चंद्रयान 3 लैंड करा देते हो। यू आर अ पार्ट ऑफ चंद्रयान 3 आई वाज पार्ट प्रोजेक्ट, ऑफ चंद्रयान 2 एंड मंगलयान। 2 एंड मंगलयान। व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस? कैसा लगा आपको? मतलब प्लीज शेयर करिए, मतलब ये जानना देखिए, चाहते हैं। ये ऐसा है कि जब आप इसरो जैसी किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ होते हैं, जी। तो आपका हर मिशन एक नई अपॉर्चुनिटी होता है। अब मंगलयान की बात करें, भई पहली बार जा रहे थे, हम्म। तो पहले सीखो। तो फर्स्ट थिंग इज़ फर्स्ट कट। अगर आप ऐसे किसी भी एस्पायरिंग उसके अंदर करियर में जाना चाहते हैं, आपको एक ही भूख होनी चाहिए कि अगर कुछ ऐसा आया जो मुझे नहीं पता, तो मैं सीखने के लिए तैयार हूँ। हम्म। मेरा खुद का बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस है। जब मैंने इसरो जॉइन किया, तो मेरा स्किल सेट था जो मुझे बिट्स मेरी कॉलेज बिट्स पिलानी ने मुझे जो सिखाया, बट मेरे स्पेस का करिकुलम में कोई सब्जेक्ट नहीं अच्छा। था। वो तो एक मेरा होता है ना सपना, प्यार वो सब होता है, जी, जी। उसके लिए गया था मैं तो। तो जब वहाँ पहुँचे, तो मुझे बताया गया कि इस वक़्त स्पेस पावर सिस्टम्स में काम करने वाले, स्पेस सोलर सिस्टम पे काम करने वाले इंडिया के जो कुछ एक्सपर्ट्स हैं, वो हम 3 तुम्हारे सामने खड़े हैं। ओह! ओह! क्योंकि इंडिया में और कोई काम नहीं कर रहा। ओके। अब जब है ही नहीं, तो आप सीखोगे कहाँ से? हुँ। तो यू हैव टू एक्वायर दोज़ स्किल्स। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि हाँ, ठीक है, अभी तो मैंने जॉइन किया है 1 साल। नहीं, 10 दिन के अंदर तो आपको मिशन दे दिया। ओके, दिस इज़ योर नेक्स्ट मिशन। आई वर्क्ड ऑन आईआरएनएसएस, जिसका नाम नाविक किया गया है, अपना देसी पोजिशनिंग सिस्टम, हुँ, जो हुँ, कहते हुँ। हैं ना इंडिया का जीपीएस, इंडिया का जीपीएस। उसकी सैटेलाइट्स पे मैंने काम किया है। ओके। एंड आई हैव वर्क्ड ऑन जीसैट मिशंस, इनसैट, आई हैव वर्क्ड ऑन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स, वाह! मंगलयान, चंद्रयान 2। सर, मंगलयान में हुँ। एक्चुअली वो जो मूवी हमने देखी, वो पूड़ियाँ तल के दिखाई, वो सब सच में ऐसा हुआ था क्या कुछ? देखिए, क्लीन रूम में होता है सारा काम। अच्छा, मतलब हाँ, ऐसा नहीं था, पिक्चर के लिए बनाया गया वो सब। वो हाँ, उस पिक्चर में मसाला ज़्यादा था। अच्छा। हाँ, वो क्योंकि वो पिक्चर बनी थी हाँ, उसके लिए। लेकिन ठीक है, उसने एक भावना लोगों तक पहुँचाई। हाँ, लेकिन अगर अपन इसको वैसे देखें, तो जो फैसिलिटीज़ होती हैं, वो थोड़ा बहुत सीरियस अफ़ेयर होता है। हाँ। क्योंकि आप बात कर रहे हैं मंगलयान की, पहली बार आप भेज रहे हैं। आपने जब लॉन्च किया है, उसी टाइम के आगे-पीछे नासा का मैवन गया, हुँ, और वो भी मार्स पे जा रहा है, आप भी जा रहे हैं। तो आप मूवी तो ठीक है, लेकिन वहाँ पे एक सीरियसनेस मेंटेन रहती है। हुँ। जैसे हमें पहले बोला गया था कि टेक्निकल पेपर लिखो, अच्छा। नहीं तो सीखोगे कैसे? तो ओके। हमने टेक्निकल पेपर्स लिखे। मेरा डोमेन था पावर सिस्टम्स। हुँ। तो टेक्निकल पेपर लिखे मैंने पढ़ाई करी उस चीज़ के बारे में। देन वी रोट अ पेपर, मी एंड वन ऑफ माय जस्ट इमीडिएट जो मेरे सीनियर कलीग थे। हमने टेक्निकल पेपर लिखा उसके लिए। तो हमें तो एक रिक्वायरमेंट आ जाती है, मंगलयान भेजना है। अच्छा, बाकी सब काम आपके हैं। अब तो आप उसमें अप्रूवल्स भी होते हैं कि फेल हो जाएगा, ऐसा हो सकता है, वैसा, ये क्वेश्चन्स आते हैं दिमाग में हुँ, लोगों के? हुँ। देखिए, इतने डिज़ाइन रिव्यूज़ होते हैं, हुँ। इतने डिज़ाइन रिव्यूज़ होते हैं कि वो इस बात पे भी क्वेश्चन हो जाता है कि आपने लिखा है 1.8 प्लस माइनस अ वैल्यू। ये प्लस माइनस वैल्यू कैसे डिसाइड करी? अच्छा। थ्रेड होते हैं ना नट बोल्ट के, तो आपने कैसे डिसाइड किया है 0.1 होगा, 0.2 होगा? मतलब बिल्कुल एक्यूरेसी होनी चाहिए लेजिट उसमें। लेजिट क्लैरिफिकेशन चाहिए भई, कैसे जस्टिफाई करो, आप ऐसे तो नहीं लिख सकते हो। आप जिस सामान को भेज रहे हो उसके लिए ऊपर जा नहीं सकता ना मैकेनिक। ओह यस। आपने भेज दिया, अभी अपने स्टारलाइनर, हुँ। बोइंग चल रहा है ना, भारत की बेटी फँस ये गई। एक्चुअली है क्या सर? ये बड़ा सुन रहे हैं हम। ये क्या ठी उसमें कुछ फ़ॉल्ट आ गया है? ठीक, देखिए है नहीं, गड़बड़ है नहीं, इट्स योर लेकिन विश इफ यू डोंट वांट टू डिस्कस इट। वी आर नहीं, ओके। नहीं अपन डिस्कस करते हैं ना, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। ये इसलिए ज़रूरी है
क्योंकि भारत की बेटी वहाँ फँसी नहीं है। उनको जिस दिन वापस लाना होगा, वो वापस आ जाएँगी। देखिए होता क्या है, क्रू मॉड्यूल है, हुँ, रॉकेट के ऊपर क्रू मॉड्यूल लगाया, उसके अंदर क्रू बैठा, रॉकेट लॉन्च हुआ, क्रू मॉड्यूल को जाके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे डॉक हो जाना है, यानी जी। दे बिकम अ वन पार्ट, हुँ, हो गया। जाते वक़्त उनको पता था कुछ प्रॉब्लम है लॉन्च से पहले, लेकिन ऐसा था कि इग्नोरेबल है, इतना चलता है यार, क्योंकि हमने टॉलरेंसेस ज़्यादा ले रखी है। और ये मान लीजिए हमें कोई चीज़ चाहिए 10, हम 100 लेके जा रहे हैं, तो टॉलरेंसेस बहुत हैं, फ़र्क नहीं पड़ेगा। हुआ ये कि जब वो पहुँच गए, उनने अर्थ का एटमॉस्फेयर पार करके जब वो कैरामन लाइन कहते हैं, जहाँ से हम कहते हैं स्पेस चालू हो गया। तो जब स्पेस चालू हो गया, वहाँ पर जब उनको बोला गया ना, चलो भई इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे अब जाके अपने क्राफ्ट को डॉक करना है। देन दे रियलाइज़्ड यार 5 थ्रस्टर ही काम नहीं कर रहे हैं। ओह! एक बताया था कि एक जगह से लीक हो रहा है, उस पाइप में तो 5 जगह से लीकेज है। तो ऐसे में तो इंसान थोड़ा डर जाता है, बट एस्ट्रोनॉट्स आर सो वेल ट्रेन्ड, दे आर ट्रेन्ड फॉर नॉट टू डाई। ओके। उनको इस चीज़ की ट्रेनिंग दी होती है। क्यों? क्योंकि स्पेस तो तैयार है आपको मारने के लिए। आप गलती तो करो। हुँ, कल्पना चावला। कल्पना चावला। क्या वो गलती का साइज़ भी कोई पूछे तो सेंटीमीटर साइज़ की गलती, लेकिन देन डिवास्टेशन। तो स्पेस तो रूथलेस है। मतलब हम जब हमारी बात होती है, हम कहते हैं इमोशनलेस है एकदम, मतलब सबसे सड़ू। वो होता है ना, ग्रम्पिएस्ट ऑफ ऑल। आप भई स्पेस में आप ये थोड़ी ना बोल सकते मैंने तो यार इतनी मेहनत की थी हमने तो चंद्रयान 2 में, बताओ। लैंड नहीं हो चाँद को पाया। कुछ तो सोचना चाहिए था, ऐसे थोड़ी ना हो सकता है, राइट? तो अब वो वहाँ पे इसलिए रुके हुए हैं क्योंकि ये बोइंग स्टारलाइनर का सर्टिफिकेशन टेस्ट है। इसका नाम ही क्रू फ्लाइट टेस्ट है। ओके। तो टेस्ट फेल नहीं होना चाहता ना। उन एस्ट्रोनॉट्स को वापस लाने के लिए तो अभी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे एन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ आर देयर आज के टाइम पे। आज के टाइम पे, और आज नहीं तो वो 5 दिन में कर सकता है, नासा है। एक कहानी बता देता हूँ आपको, सेम चीज़ है। 2022 में रशिया ने एस्ट्रोनॉट भेजे। एस्ट्रोनॉट पहुँच गए। दे फाउंड आउट कि जिस उसमें क्राफ्ट में गए हैं, उसमें हेवी लीकेज है। कोई काम का ही नहीं बचा। उनने क्या करा, एस्ट्रोनॉट्स को छोड़ा, क्राफ्ट को वापस ले आए। क्राफ्ट वापस आ सकता है, सब ऑटोमैटिक है। ओके। क्राफ्ट वापस आ गया, तो ज़मीन पे ले आए उसको, उसको कलेक्ट कर लिया। हाँ, चलो भई इसको पढ़ेंगे, इसमें क्या प्रॉब्लम है, हुँ, देख लेंगे। दूसरा भेज दो। दूसरा भेजा, वो ऑटोमैटिकली इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे डॉक हुआ, एस्ट्रोनॉट्स उसमें बैठ के आ गए। अरे वाह! तो ये बस 2-3 दिन थोड़ा इसे चलने दीजिए। फिर ऐसा ही एक अनाउंसमेंट आएगा, अगर बोइंग से आना है तो बोइंग से आ जाएँगे, नहीं तो ड्रैगन है। आई डोंट नो वेदर दे विल गो विद स्पेसएक्स तो कर ही स्पेसएक्स। लेगा कुछ ना कुछ। हाँ, बट रशिया से मेरे को नहीं लगता अभी हेल्प लेंगे अभी तो, क्योंकि अभी तो वो वॉर वगैरह का इश्यू है। येस। बट स्पेसएक्स इज़ ऑलवेज़ देयर। नहीं तो बोइंग को बोलेंगे कि भेजो अपना, दूसरा बना के भेज दो वहाँ पे, आपके पास रेडी है तो। क्योंकि बोइंग के टोटल 71 टेस्ट होने हैं, 60 या 61 हो चुके हैं शायद। बाकी 10 टेस्ट जो होने हैं वो रिटर्न फ्लाइट के हैं। तो बोइंग ओके। इस अपॉर्च्युनिटी को मिस कर देगा अगर, तो बोइंग ऑलरेडी $1.5 मिलियन एक्स्ट्रा खर्च कर चुका है। हुँ, ये पहले ही घाटा खा चुका है वो उसमें। तो वो चाह रहा है कि एक बार ये सर्टिफ़िकेशन हो जाए, क्योंकि कमर्शियल फ्लाइट का कॉन्ट्रैक्ट है। दे विल मेक मनी इन लेटर मिशन्स। तो सर ये डिफ़िकल्ट पार्ट होता है क्या वापस आना? मतलब वेरी डिफ़िकल्ट। जाना इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, आना ज़्यादा नहीं, डिफ़िकल्ट है? दोनों ही हैं। दोनों ही है? जाने में धरती ग्रेविटी की ज़िद लगाती है, जाने नहीं दूँगी। वापस आने में धरती बोलती है जल्दी आओ, ओके। ग्रेविटी पुल करता है। अब प्रॉब्लम क्या है, जब आप वापस आ रहे हैं, जाते वक़्त तो चलो आपने एटमॉस्फेयर को क्रॉस कर दिया और आप निकल गए और आप पूरे शील्डेड होते हैं, क्योंकि आप पूरे सेटअप में जाते हैं। वापिस आते वक़्त आप इतना वज़न लेके नहीं आ सकते। सिंपल बात है ना, पत्थर और उतना ही साइज़ का कागज़, आप छोड़िए दोनों को। वी नो दैट पत्थर को ग्रेविटी तेज़ खींच रही है, उसका मास ज़्यादा है। तो जब री-एंट्री हमें करनी है तो हम सोचते हैं हम कम से कम वज़न में वापिस आएँ, मास कम रखें। हुँ, अब जब आप मास कम रख रहे हैं तो कैसे कम करेंगे मास? कुछ चीज़ें हटाएँगे। इसलिए री-एंट्री के टाइम पे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा शील्ड आप लेके उड़े थे, तब तो आपके पास रॉकेट था, इतना पावरफुल रॉकेट था, जो कि 8000 किलो पर सेकंड के हिसाब से फ्यूल बर्न कर रहा है, 8000 किलो पर सेकंड। अब वो नहीं है ना, आप जब री-एंट्री कर रहे हैं, और तब आप ग्रेविटी को हराना चाह रहे थे। अब ग्रेविटी को आपको हराना तो है, लेकिन द अदर वे राउंड, वो आपको बहुत तेज़ पुल कर रही है। हुँ, एटमॉस्फेयर में फ्रिक्शन है, कंप्रेशन है, टेम्परेचर बढ़ता है, प्लाज़्मा बन जाता है। एक अलग स्टेट ऑफ मैटर जो होती है। चार्ज पार्टिकल हैं और वेरी हाई एनर्जी पे हैं। ऐसे में छोटी-सी मिस्टेक, वही जो कल्पना चावला कल्पना वाला चावला के डिज़ास्टर टाइम था। पर।
तो इसलिए प्रॉब्लम होती है कि वहाँ पर 99.99% भी नहीं चलता है। इट हैज़ टू बी 100% सिक्योर। सर एलियन होते हैं? मतलब मतलब कभी एक्सपीरियंस करा? बहुत बातें बहुत क्योंकि यूएस तो बहुत देख सारी मूवीज़ एलियंस पे ही बनाता है। देखिए, थोड़ा-सा मैं अलग अप्रोच लगाता हूँ इस पे। जी, क्या धरती जैसे और प्लैनेट हो सकते हैं? पॉसिबिलिटी है, है। तो क्या उस पे इंसान हो सकते हैं? है। बिल्कुल। तो अब वो हमसे पहले आए, तो हम जिस दिन मिलेंगे हम उनको एलियन बोलेंगे। अगर हम उनसे पहले आए हुए हैं, तो वो बोलेंगे एलियंस। लेकिन क्या धरती पर कभी भी ऐसी मूवमेंट आपके नज़र में कभी कभी ऐसा हुआ नहीं है। एरिया 51 को लेके बहुत बातें एरिया होती हैं। 51 देखिए क्या है ना, कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। हुँ, एक इंसान ने एरिया 51 के ऊपर हवा बना दी। मीडिया को सनसनी मिल गई। मीडिया ने सनसनी तो उठा ली, ये चेक नहीं किया कि हवा बनाने वाला इंसान कौन था। हुँ, हवा बनाने वाले इंसान को जब देखा कौन था, उसने बोला मैं एरिया 51 की जो डिफेंस फैसिलिटीज़ में काम करता था, मैंने ये देखा है, मैंने वो देखा है। डिफेंस फैसिलिटीज़ ने बोला कि हमारे तो पूरा आप देख लो पिछले जितने भी साल का हमारा इतिहास है, नाम ही नहीं बंदे का। आप किसकी बात कर रहे हो? डिफेंस वाले वहाँ पे फ्री हो गए, ठीक है? लेकिन मीडिया उस चीज़ को पकड़ के रखा। अब वो इतना ज़्यादा चलन में आ गया एरिया 51। एरिया 51 गवर्नमेंट के अमेरिका गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स में एरिया 51 कुछ है ही नहीं। एक लोकेशन का नाम पहले दिया था, वो उनकी टेस्ट फैसिलिटी है, जहाँ पर उनके ये स्टेल्थ बॉम्बर्स नहीं होते हैं, हुँ, 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 स्पाई प्लेन, स्टेल्थ येस, बॉम्बर्स, वो इनको टेस्ट करते हैं। बहुत बड़ी फैसिलिटी है। मतलब मेन फैसिलिटी छोटी है, लेकिन उसके आजू-बाजू का हज़ारों हेक्टेयर्स का एरिया जो है, वो आम जनता के लिए बंद है। तो एक वो बन गई ना उसकी इमेज कि क्या हो रहा है? अंदर क्या हो रहा है? वो ऐसा हो जाता है ना, कुछ तो गड़बड़ है, ऐसे। तो उससे कहानी बनी। अब उनके पास इतना टाइम नहीं है कि बाहर आके जस्टिफाई करे। करेक्ट, वो भी खुश हैं कि चलो हो गया, सारा ध्यान ही डाइवर्ट हो गया। आप यूएफओ यूएफओ करते रहो। यूएफओ का फुल फॉर्म है अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट्स, येस। एक नए तरीके का मैंने प्लेन बनाया। लेकिन दिखे हैं कई जगह पे ऐसा क्लेम करा गया है कि यूएफओज़ दिख रहे हैं, यूएफओज़ हैं। एलियन पकड़ के अभी कुछ महीने पहले की वो तो बात है। सर ओके था, नकली था कुछ। हाँ, ले आया ना, वो एलियन भी ले आया। तो अब देखिए, ये होता क्या है ना, आम जनता के हिसाब से अगर अपन देखें, मालूम है एक आम इंसान हूँ, आप एक आम इंसान है और इतना अपने पास समय नहीं है कि डिटेल पढ़ें। बिल्कुल, और हुआ ये कि एरिया 51 की बात हुई, टीवी पे मैंने न्यूज़ में देख लिया, उसके बाद एक आधी कोई मूवी में उसका ज़िक्र आ गया, अब दिमाग में बैठ गई, नाम बड़ा कैची है एरिया हुँ, 51। वहाँ पे क्या होता है? अरे! एलियंस का होता है, कोई ने देखा? नहीं, सुपर सिक्योर फैसिलिटी है। सुपर सिक्योर होगी भई, वहाँ पे उनका यूएस आर्मी का कैंप है, वहाँ पे टेस्टिंग फैसिलिटी है, ऐसे नहीं कि आप चले जाओगे। हुँ, बहुत ही इसमें भी एक हुआ, एक बच्चे ने क्या करा, उसने एक इंटरनेट के ऊपर एक वायरल कर दिया इवेंट, स्टॉर्म एरिया 51, ओके, कि हम 10 लाख लोग जाएँगे वहाँ पे। घुसेंगे अंदर, रोक सको तो रोक लो। लोग सीरियस ले गए उसको। उसने तो अपनी पार्टी रखी थी एक, जिसमें ऐसे एलियन नाम से ब्रांडिंग करके कुछ वो होंगे, पी लो, हुँ, कुछ खा लो, कुछ मस्ती कर लो टाइप से थीम। 6000 लोग पहुँच गए। अच्छा। लेकिन देन दैट्स अ सिक्योर फैसिलिटी, पहुँच गए तो उनको बोल दिया, "भई चले वापस जाओ, जाओ। गलत जगह आ गए हो।" तो कहानियों तक और वहाँ तक तो है। इसके ऊपर कोई इन्फॉर्मेशन तो अवेलेबल है नहीं। बाहर की इन्फॉर्मेशन, अंदर की इन्फॉर्मेशन बाहर आनी नहीं है। बाहर से जो कोई भी बात कर रहे हैं, यूएस गवर्नमेंट के लिए तो अच्छा है। वो जो भी काम कर रहे हैं, वो काम तो छुप गया। हुँ, आप और ही बातें करते रहो आप, जो आपको जितनी करनी है। तो ऐसा चल रहा है इसका। मूवीज़ में बहुत ज़िक्र हुआ है, बहुत मूवीज़ में ज़िक्र हुआ है बहुत एरिया ज़्यादा 51। हुआ है। तो इसलिए सब जानते हैं। हम जाते हैं, जैसे स्कूल्स में जाते हैं, आप पूछ रहे हैं, छोटे बच्चे 3rd-4th क्लास के बच्चे बोलते हैं, "सर एरिया 51 में कितने एलियंस रखे हुए हैं?" छोटे-छोटे बच्चों को पता है। ऐसा है। अच्छा ये टाइम ट्रैवल हुँ। आप मानते हैं कि पॉसिबल है? चलिए एलियंस तो हमने समझ लिया कि हो सकता है हो। एलियंस देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि एलियंस का होना एक अलग एस्पेक्ट है और एलियंस का धरती पे आना एक एक सिंपल से मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। इस पूरी अर्थ पे एक ऐसा लैंड मास जहाँ पर पहाड़ भी मिल जाएँ, डेज़र्ट भी मिल जाए, समुद्र किनारे भी मिल जाएँ, सुंदर-सुंदर नदियाँ मिल जाएँ, उसपे हिल्स भी हों, प्लेट्यूज़ भी हों, वो भारत है। हुँ, तो फिर एलियंस ने अमेरिका को क्यों चूज़ किया? पता नहीं। कभी इधर क्यों नहीं आए? ये तो सच है। ये बेसिक सी बात भाई, अर्थ बहुत छोटा है। हुँ, 13 लाख अर्थ आते हैं सूरज में। हुँ? हाँ। तो बहुत छोटा है अर्थ।
तो वो मान लो सोलर सिस्टम के बाहर से भी आ रहे हैं, तो उन्हें शायद पता भी नहीं चलेगा। तो मान लो आ भी गए, तो उसमें उनको अमेरिका ही क्यों दिखा? मतलब जस्ट क्योंकि वहाँ पे वो ये टॉम क्रूज़ वगैरह मूवी बनाते हैं। हाँ, पॉसिबल। कि एक्स-मैन वगैरह इधर ही बनती है, हमारा ज़िक्र होगा। सर स्टीफन हॉकिंस, हुँ, ही गेव अ पार्टी हुँ, कि ही वाज़ इनवाइटिंग पीपल फ्रॉम फ्यूचर, हुँ, हुँ, और उन्होंने वो पार्टी 1 दिन के बाद रखी थी, हुँ, डेट के ऐसा कुछ था। हुँ, तो उन्होंने कहा कि कोई आया होगा तो मुझे बताए। हुँ। तो ये बड़ा अजीब-सा कॉन्सेप्ट था, ये मेरे को समझ में नहीं आया। आप जैसे जो बात करें ना, बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं फिज़िक्स में, जो कि जनरली आप अगर उनको बैठ के सुने, तो आपके लिए समझने में मतलब वो आपको जादू लगेगा। हुँ, जैसे फॉर एवरी पार्टिकल देयर इज़ एन एंटी पार्टिकल। जी। तो ये फिज़िक्स का रूल है। इलेक्ट्रॉन हम सब ने सुना है, हुँ, इलेक्ट्रॉन होता है 9th क्लास में शायद करिकुलम में आता है, बच्चों को बताया जाता है। हुँ, एक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हम बात कर रहे थे। जी। उसका एक एंटी पार्टिकल है, पॉज़िट्रॉन। वो समय में पीछे जाता है, रिवर्स। बैक इन टाइम जाता है वो। अच्छा। वो अगर अभी आएगा, तो भविष्य से आएगा। रिचर्ड फेनमैन हुँ, बहुत बड़े फिज़िसिस्ट, ये उनका है। सिंगल इलेक्ट्रॉन यूनिवर्स की बात करी उन्होंने। वो बोलते हैं भाई पॉज़िट्रॉन समय में पीछे जाता है और फिज़िक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं, फिज़िक्स को इसमें प्रॉब्लम नहीं। एंड दैट कैन आल्सो टेक अस टू टाइम ट्रैवलिंग बैक इन द लाइफ, मतलब ये पॉसिबल हो सकता है उसके थ्योरी के हिसाब से? ये बस उसी पे है। टाइम ट्रैवल के लिए वो ये बात करेंगे। टाइम ट्रैवल में वो ये बात नहीं करेंगे कि एक इंसान को उठा के पीछे रख दिया। ये टाइम ट्रैवल कर रहा है लेकिन, ये फ्यूचर से पीछे हाँ, जाने ये का। क्योंकि ये जो फिज़िक्स का मॉडल है, ये उसके विदिन द लिमिट्स ऑफ दैट मॉडल है। लेकिन क्या पॉसिबल है टाइम ट्रैवल? टाइम ट्रैवल देखिए, ऑन पेपर एंड फिज़िक्स टाइम ट्रैवल पॉसिबल है, वर्म होल वर्म होल पॉसिबल है, स्पेस टाइम में आप इधर से वो क्या नाम है उनका? एवेंजर थे एक, हाँ, हाथ घुमाते थे। डॉक्टर कौन से? स्ट्रेंज। डॉक्टर स्ट्रेंज। वहाँ से हाथ घुमाया, वो एक वो गोला टाइम बना, ट्रैवल करके चले गए कहीं आप भी। घुसे, हाँ, आप दूसरे यूनिवर्स में पहुँच बट गए। दैट्स अ मल्टीवर्स थ्योरी दे से ना? सब है, ये सब है। ये पॉसिबल है? ये फिज़िक्स में सब है। पॉसिबल इम्पॉसिबल की प्रॉब्लम है। देखिए, एनर्जी के बारे में सुना है? हुँ, एनर्जी अपन करते हैं। एक होती है नेगेटिव एनर्जी, इसको हम भूत कहते हैं। जिसको हम हाँ, जिसको भूत जो आप कुछ भी कह दीजिए, वो हाँ, पिशाच और वो सब, हाँ, है ना? वो है नेगेटिव एनर्जी। हुँ, आप अगर सफिशिएंट नेगेटिव एनर्जी क्रिएट कर दें, तो आप वर्म होल बना सकते हैं। अब जब मैं बात करूँगा ना, तो व्यूअर्स को लगेगा कि यार ये क्या हो रहा है? ये साइंटिस्ट आया था, किधर जा रहा है ये? हाँ? वर्म होल बनाने की बात करो, टाइम ट्रैवल की बात करो, लेकिन आप किधर भूत पिशाच की बात हो रही है। हाँ, हाँ, तो आपने नेगेटिव एनर्जी लगाई। नेगेटिव एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड जिससे कि वर्म होल स्टेबलाइज़ हो जाए। अभी देखना जितने भी व्यूअर्स हैं ना, उनकी सारे डाउट क्लियर हो जाएँगे। ये मैं नहीं कहता, एल्बर्ट आइंस्टाइन का पेपर कहता है। अच्छा। अच्छा, तो बात खत्म। तो मतलब भूत जैसी चीज़ कुछ होती नहीं है वैसे, जितना एनर्जी डराया जाता है आजकल, एनर्जी एनर्जीज़ है। अभी आपने सुना होगा एक वो एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमेना आ रहा है, अपनी बात भी हो रही थी। जी, सुपरनोवा हो सुपरनोवा। रहा है, रिकरिंग है। जब एक स्टार मरता है, वो एक ब्लास्ट करता है। उसका नाम है सुपरनोवा। हुँ, सुपरनोवा जब होता है, तो हमें रॉ मटेरियल मिलता है कि हमारे दाँत बन जाएँ, हमारे बाल बन जाएँ, हमारी स्किन बन जाए। क्योंकि सुपरनोवा एक्सप्लोज़न में स्टार में हाइड्रोजन होता है। बाकी सब वो जब बना रहा है, कार्बन है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, जो भी हेवियर एलिमेंट्स आयरन है, ये सब जब स्टार मरता है, वो सुपरनोवा एक्सप्लोज़न में फेंकता है, ओके। थ्रो करता है। अब सिंपल कैलकुलेशन करी गई, तो सुपरनोवा एक्सप्लोज़न में जब ये चीज़ें फेंकी जाती हैं, तो इनकी स्पीड बहुत तेज़ होती है। अगर हमें किसी चीज़ को किसी सर्टेन दायरे से दूर फेंकना है, आप तेज़ फेंक दो, हुँ, आप और तेज़ फेंक दो, आप और तेज़ फेंक दो। आपकी एक सर्टेन पॉइंट के बाद ऐसी स्पीड होगी कि अगर आपने उस स्पीड से फेंक दिया, वो चीज़ धरती को छोड़ के चली जाएगी। हम इसको एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। ये हर चीज़ की है, हर चीज़ की है। धरती की है, सूरज की भी है। हम सूरज के चारों तरफ बहुत तेज़ घूम रहे हैं, लेकिन इतने लाखों करोड़ों साल से छोड़ के थोड़ी ना जा पा रहे हैं। लेकिन स्पीड अगर बढ़ती गई, निकल जाएगा। चाँद पे वातावरण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसके वातावरण के जो पार्टिकल्स थे, उनकी स्पीड इतनी तेज़ हुई कि उसको छोड़ के चले गए। ओके। ये सिंपल फिज़िक्स है, ये सब जगह लगती है। मिल्की वे गैलेक्सी को अगर हम देखें, तो मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर खूब सारे स्टार्स हैं, खूब सारे मतलब बहुत बढ़िया है। इतनी बढ़िया है कि लाइट को जिसकी स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकंड, उसको मिल्की वे के एक एंड से दूसरे एंड तक जाने में 1 लाख साल लग जाएँगे।
इतनी बड़ी है, तो उसमें मास भी खूब सारा है, तो उसकी भी एक एस्केप वेलोसिटी है, लेकिन उसकी इतनी नहीं है कि सुपरनोवा एक्सप्लोजन में जो चीज़ें निकली, उनको रोक सके। तो सब रिसर्चर्स ने बोला कि फिर कैसे रुके? तो बोला देयर इज़ समथिंग दैट इज़ नॉट विज़िबल, लेकिन मास है। नाम दे दिया डार्क मैटर, ओके, मिल नहीं पा रहा। मिल नहीं पा रहा है। फिर एक और बड़ा हड़कंप हुआ, ब्रह्मांड स्टैटिक है क्या? रुका हुआ है क्या? नहीं, वो तो फैल रहा है। क्यों? कौन फैला रहा है? कौन खींच रहा है? किधर से खींच रहा है? ब्रह्मांड के फैलने की स्पीड पे ये भी एक हाइपोथेसिस है कि एक पॉइंट पे तो वो स्पीड ऑफ लाइट से तेज है। ओह! तो अगर वहाँ पे कुछ हुआ, तो आपको कतई कभी नहीं पता चलेगा। यानी आपको ब्रह्मांड जितना दिख सकता है, वो आपका दायरा है। वो ब्रह्मांड का दायरा नहीं है। ब्रह्मांड उससे पार हो सकता है। यानी ब्रह्मांड कितना बड़ा है? जो हमारे ये पूरा यूनिवर्स है, इसके बाहर और हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं। फिज़िक्स किसी भी चीज़ से इसके लिए मना नहीं करती, लेकिन बात ये है ना कि प्रूफ नहीं आए जब तक हमने इसको थ्योरी बना के छोड़ दिया। तो इसमें टाइम ट्रैवल भी है, इसमें वर्म होल भी हैं, यानी आप स्पेस टाइम में यहाँ से कहीं गए और कहीं और से निकल गए। ये फिज़िक्स में डिस्कस होता है, कॉस्मोलॉजी वगैरह में सब डिस्कस होता है सारी चीज़ें। ये सब कुछ है। अब बात है कि ब्रह्मांड को ऐसे फैला कौन रहा है? डार्क एनर्जी। कहाँ से आई? डार्क एनर्जी है, पता नहीं है कि कौन दे रहा है। तो है ना कुछ ऐसी चीज़ जो लेकिन साइंस भगवान में मानता है। अब अगर वो एनर्जी है, हाँ, तो ये तो हम डार्क एनर्जी हो सकता है हम ह जिसको डार्क हम जो भी एनर्जी एनर्जी तो कर इतनी देर से मैं क्या मैं एनर्जी भगवान ही है। एनर्जी 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 कर रहा हूँ। हाँ, अगर भगवान ऊर्जा है, तो वो एनर्जी है, तो ये सब हम बात ही उसकी कर रहे हैं। क्योंकि देखिए बात है ना, जब अपन बात करते हैं फिज़िक्स की या मैथ की, एस्ट्रोफ़िज़िक्स की, कॉस्मोलॉजी की, तो यहाँ पर फ़ॉर्मूलाज़ हैं, मैथमेटिक्स है, फ़िज़िक्स है, डेरिवेशंस हैं, एक्सप्रेशंस हैं और पार्टिकल्स के नाम हैं। अब उन सब का कल्मिनेशन, उसको अगर आप भगवान कहते हैं, तो आई जस्ट डोंट नो, राइट? हुँ। ये अच्छा वैसे तो हम अभी तक तो कितना बाहर जा पाए हम मतलब रिसर्च करते हुए हुँ, हबल की बात कर लें या किसी और टेलीस्कोप की बात हुँ। कर लें हम अभी अपने पास जेम्स वेब है। जेम्स वेब है ये जेम्स वेब बनते हुए सितारे देख सकता है सबसे पहले। सबसे पहले समय लेकिन में हम इतना हम अपने स्पेस से कितना बाहर जा पाए मतलब हम अपने गैलेक्सी के और अपने अप यूनिवर्स से अपना मतलब एक तरीके से कि अपनी कोई मशीन या कोई इक्विपमेंट कितना बाहर गया है। हम कितना विजिबल हम कह सके विज़िबल विज़िबल में मैं बता रहा हूँ ना, जैसे विज़िबल में तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप तो समय में पीछे देख रहा है। समय में पीछे देखने का अब ये देखिए ये कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि समय में पीछे कैसे देख नहीं रहा है। ये मेरे को समझ में आता है हुँ, मे बी मतलब कई लोगों हुँ, को ना आए कि समय पीछे देखने हुँ, का मतलब क्या है हुँ, कि मे बी अगर लाइट की स्पीड से हम देखें तो जो हुँ, हम तारे आज देख रहे हैं मे बी हुँ, वो कई लाख साल पहले कई हजार साल पहले खत्म भी हो चुके हो हुँ। लाइट आज पहुंच रही है इसलिए हम उनको आज देख रहे हैं तो जो सुपरनोवा अपन देखने वाले हैं, वो हो चुका होगा अभी वो हो चुका होगा। हाँ कैसियोपिया अपना एक मिशन गया था इसरो का एक्सपोसैट, कैसियोपिया एक है सुपरनोवा, उसके दिस रेमने दिस लाइट आई एम सॉरी बट हुँ, इंटरेस्टिंग हुँ, दिस लाइट चेंजेस व्हाट वी सी नाउ हुँ, लाइक लाइट की स्पीड की हम बात करें हुँ, ये हमें पीछे के टाइम में चीज़ें दिखा सकता है। हुँ। तो अगर हम किसी एक ऐसी जगह पे जाएँ या एलियंस हमें देख रहे हैं, तो आज हमारे पास शायद वो या तो धरती बनती हुई देख रहे होंगे, डायनासोर्स देख रहे हैं। डायनासोर्स देख रहे होंगे या हो सकता है महाभारत काल देख रहे हो। हाँ, वो इस पे कोई डाउट नहीं है। ये हाँ, फिज़िक्स कहता है कि भई ये सब लाइट का गेम है। तो आपके पास इन्फॉर्मेशन पहुँची, हुँ, ये एक सिंपल डिले नहीं होता है जो, हाँ, भई पहले अपने जो नॉर्मल कॉल होते थे, अपन इधर से हेलो बोलते थे, उधर कोई दूर से अगर कोई है, धीरे आवाज़ आती थी। तो वो थोड़ी देर बाद आती थी। हाँ, इतने में अपन 3 बार हेलो, हेलो, हाँ, हेलो कर हाँ, देते थे। हाँ, लगता था यार फ़ोन कट गया क्या नहीं? हाँ, तो ये वो डिले है, ट्रांज़िट डिले है। ये वहाँ पे भी है। इट्स एवरीवेयर क्योंकि रेडिएशन है, लाइट है क्या है? रेडिएशन है। तो हुँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। एक स्टार बना, उसने इन्फॉर्मेशन छोड़ी, चलते, 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 चलते अपने पास आ रही है। हुँ, अभी अ, जो अपने कुछ स्पेसक्राफ्ट है नासा ने बनाए थे, वोएजर नाम है उनका। वो सोलर वॉयज़र 1, सिस्ट वॉयज़र 2 आई वोएजर थिंक। 1, वोएजर 2 वो काफ़ी दूर निकल गए हैं। हुँ, वो ये सब नेपट्टून वेपट्टून को एक तो प्लूटो से भी आगे में बीच में निकल प्लूटो गया। खो भी गया तो निकल चुका है वो तो वो शायद बाहर ना? निकल गया है। हाँ, तो अब वहाँ से जब वो इन्फॉर्मेशन भेजता है, तो वो थोड़ी ना इंस्टेंट आती है। अब राइट, इतना डिस्टेंस ट्रैवल करके आती है तो देयर इज़ अ डिले। तो डिले है। अब आप बोलते हैं जैसे देखिए इसको ऐसे समझिए। आपने बोला कि एक चीज़ जो है वो 4.5 लाइट ईयर दूर है। 4.5 लाइट ईयर दूर का मतलब ये है आपको आज जो दिख रहा है वो साढ़े 4.5 4 साल साल पहले पुराना हो चुका। दिख रहा है। आज वहाँ पे जो हो रहा है वो आपको 4.5 साल बाद दिखेगा।
अरे तो बहुत छोटा टाइम है नहीं जो तो बात कर ये रहे तो हैं। ये ज़ीरो है, ज़ीरो है, एस्ट्रोनॉमी में तो ज़ीरो है, ज़ीरो है। इसको तो इग्नोर कर देंगे। जब हम बात करें 13.8 बिलियन ईयर्स बैक क्या हुआ था, ये 4.5 साल का तो किसको कुछ पड़ा भी है? नहीं है। सर ये एस्ट्रोनॉमी, हुँ, एस्ट्रोलॉजी, हुँ। हाउ इज़ दिस कनेक्टेड? ग्रहों की बात हुँ, होती है, हुँ। तो ये कनेक्टेड है कहीं? और ये हाँ, अफ़ेक्ट करती है क्या लोगों की लाइफ़ में? एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोलॉजी जो है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि जब आप दुनिया जहान के लिए पढ़ते हैं, सही सबको बताने के लिए तो एस्ट्रोनॉमी होगी, और जब आप उन्हीं ग्रहों को पढ़ते हैं सेल्फिश मोटिव के लिए कि यार मेरा मैं ठीक कर लूँ, वो एस्ट्रोलॉजी होगी। तो एस्ट्रोनॉमी विद सम सेल्फिश मोटिव्स कैन बी एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी। बट एस्ट्रोलॉजी की कैलकुलेशंस जो हैं, वो कैलकुलेशंस हैं, उसके अंदर मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स है, उसके अंदर नॉलेज है, इससे कोई मना नहीं कर सकता। क्योंकि आप जब उसको उठा के देखें, देखिए ये बात अलग है, ये एस्पेक्ट ही अलग है, जहाँ पे बोला जाता है ना कि ये पहन लो, वो पहन लो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं कोर सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। अगर आपको एस्ट्रोलॉजी समझना है, विदाउट नोइंग द मोशन ऑफ कॉन्स्टेलेशंस, स्टार्स एंड प्लैनेट्स, आप नहीं कर सकते। और वही चीज़ आप एस्ट्रोनॉमी में भी पढ़ते हैं। हुँ, एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आप उनको रिलेट अलग तरीके से करने लग जाते हैं। जब आप उसकी सिर्फ़ फ़िज़िक्स की बात कर रहे हैं, सिर्फ़ मैथ की बात कर रहे हैं, तो आप एस्ट्रोनॉमी में रह गए। जब आप उसकी बात कर रहे हैं कि ह्यूमन हेल्थ पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ग्रहण हुआ है तो युद्ध होगा, बाढ़ आएगी। लेकिन ऐसा होता भी है। हाँ, मतलब कई मैं मैं अभी यूनिवर्सली सही नहीं कह मैं रहा एक इसको। पैनल पे था अभी जब ग्रहण हुआ था, मैं हाँ, एक पैनल पे था। वहाँ पर ज्योतिषाचार्य थीं 2 आई थीं, दिल्ली में ही थीं। तो उन्होंने बोला था देखिए अभी होगा, ये ग्रहण आया है तो अमेरिका में दिख रहा था, अमेरिका में तबाही वगैरह होगी। फिर वो बता रहे थे, वो डेटा बता रहे थे, अब हुआ, तब हुआ, तब हुआ। तो साइंस मना नहीं करता। देखिए साइंस की सबसे बड़ी बात ये है, वो ये नहीं कहता कि मेरे को मान रहे हो तो अपने बिलीफ को हटा दो। क्योंकि साइंस बोलता है कि मेरे को मान रहे हो ना तो प्रूफ पढ़ लो एक बार। तो बिलीफ के साथ साइंस का कोई लेना देना नहीं है। नहीं है। आप आपके बिलीफ सबसे ऊपर है। आपको अगर कुछ सीखना समझना है तो कैलकुलेशंस देख लो, पेपर है, आप गो थ्रू द रिसर्च वर्क, ऐसा है। सर एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल दिमाग में आ गया। हुँ, आजकल के मौसम को देखते हुए हुँ, क्लाइमेट चेंज। हुँ, हुँ, अभी हमने देखा बहुत गर्मी हुँ, पड़ी है। हुँ, अभी कुछ टाइम बाद बारिश भी वैसी ही पड़ेगी, हुँ, फिर सर्दी का तो व्हाई सो मेनी ऑफ वेदर शिफ्ट्स आर हैपनिंग इन हुँ। लास्ट कपल ऑफ इयर्स? देखिए, ये बात तो फ़ॉर श्योर है कि नेचर को हम पढ़ना जितना चाह रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ रिसर्च फ़ील्ड की, उतना ही हम नेचर से एक तरीके से ना उसके दुश्मन भी हो रहे हैं। हम बात करते हैं जब बिज़नेस पार्ट ऑफ इट की। जी, आपने एक बड़ा लैंडस्केप है, उस लैंडस्केप के ऊपर घास-वास थे, पेड़ वगैरह लगे हुए थे और जंगल टाइप था। बारिश हो रही थी और सिस्टम पूरा रीजनरेटिव था। आपने क्या करा कि वो होता ना कि रियल एस्टेट में सस्ती ज़मीन काट दो, टाउनशिप बना दो, फिर वो ऐड-वैड करो, फिर आप बोलो इन द जंगल वाली बातें जी, चलती हैं जी। और फिर आप बेचना चालू करते हैं। 1 प्लेयर आता है, 2 प्लेयर आते हैं, 3 प्लेयर आते हैं। ये एक छोटा-सा पार्ट है, इससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं होता, लेकिन यहाँ से इम्पैक्ट चालू होता है। हुँ, सेम थिंग हैपेंस जब आप इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं। यू वांट टू वेरी क्लोज टू द रिसोर्सेज़, रिसोर्सेज़ कहाँ हैं? प्रिस्टाइन लोकेशंस में। वो नहीं चाहते, वो प्रिस्टाइन लोकेशन आप नहीं चाहते कि यहाँ पे आके आप इन रिसोर्सेज़ को यूज़ करने के लिए वहाँ पे एक फैक्ट्री लगा दो, एक इंडस्ट्री सेटअप कर दो। बट देन दैट्स द रिक्वायरमेंट ऑफ द टाइम। आप जॉब क्रिएट कर रहे हैं, इकोनॉमी की बात हो रही है, सब हो रही है। नेचर बैलेंस आउट करने की कोशिश करता है, लेकिन नेचर जब बैलेंस आउट करने की कोशिश करता है, तो वो वाइप आउट भी करता है। बिल्कुल। तो अभी जो प्रॉब्लम है, वो ये है कि आपने अपना जोर लगा लिया, अब वो बोले मेरा टर्न है। मेरा टर्न जो एक बारी केदारनाथ में हम देख ही चुके हाँ, हैं। तो वो देखिए कुछ नया नहीं हुआ था, हुँ। वो एक जनरल रूट था। अब आप बीच में जाके खड़े हो गए। वही बात होगी कि आप हाईवे पे खड़े हो जाओ, बोले क्यों? यहाँ पे पहले मेरा खेत था। सर मैं एक चीज़ सुन रहा था, हुँ, वेरी इंटरेस्टिंग थिंग हुँ। कि इस साल 24 में ऐसा सोलर स्टॉर्म आएगा जो हमारे पूरे कम्युनिकेशन सिस्टम और सैटेलाइट सिस्टम को खराब कर सकता है। बिल्कुल, वो इज़ सही इट सुना है ट्रू? आपने। हाँ, हाँ, सच सुना आपने। ओके, स्पेस एक्स में इलोन मस्क साहब से पूछो, उनकी सैटेलाइट खोई है। खो गई? हाँ, ये बात ओके। इस साल की बात नहीं है, 2 साल 3 साल पहले की बात है। ये हुआ इस साल हो सकता है लेकिन अभी और? सूरज के लिए ये एक बहुत नॉर्मल प्रोसेस है। ओके, सोलर फ्लेयर, सन स्टॉर्म, हाई एनर्जी पार्टिकल, क्या है ना, अपन लकी हैं कि अपनी धरती बहुत छोटी-सी है, हुँ, सूरज के मुकाबले। तो आप इसको ऐसे देखिए, इस रूम में, वो जो कॉर्नर है, हुँ, वहाँ पर सूरज है और वहाँ से आप चालू करते हैं और दूसरे कॉर्नर को देखते हैं। हुँ।
वहाँ पर अर्थ है। अब कंपैरिज़न बताता हूँ। जो सूरज है यहाँ पे, वो है फुटबॉल, और वहाँ जो अर्थ आपने रखी है, वो है वो छोटे-छोटे मनियाँ नहीं आती जो जी, नेकलेस में जी, जी, बच्चियों जी। के होते, वो है वहाँ पे रखी हुई उधर। इधर से सूरज ने पार्टिकल फेंके और वो चीज़ घूम रही है। तो जस्ट बिकॉज़ ऑफ द प्रोबेबिलिटी कि हम बहुत छोटे हैं, तो हम तक पहुँच नहीं पा रहा वो है। मिस कर जाती है हमको। ओके। एक बार हुआ था, मिस नहीं करा, लेकिन तब गुस्सा कम था सूरज का। हुआ ये था, अपन जैसे बैठे हैं ना, अब आप जस्ट अबाउट थिंक अबाउट दिस, अपन ऐसे बैठे हैं और अचानक ये जो मेटल है, इसमें करंट आने लग जाएगा। इसमें करंट आ रहा है, अर्थिंग हो रही है शरीर के थ्रू, ये सब जलना धीरे-धीरे चालू हो रहे हैं। सब ज़र-ज़र हो रहा है, इसमें से आग निकल रही है, ठीक है? आपने बोला यार बंद कर, सब बंद कर दे। आपने स्विच बंद कर दिया, लेकिन सब ऐसे ही चल रहा है। आप क्या बोलेंगे? प्रलय। प्रलय है। अंत आ गया, है ना? हाँ, सूरज का गुस्सा अगर, वो जो कहते हैं ना स्टॉर्म, अगर वो ऐसा कैसा पहुँच जाए धरती पे, ऐसा कैसा डायरेक्ट, मतलब वो होता है ना जो पॉइंट ब्लैंक पहुँच जाए, हुँ, अर्थ खत्म हो जाएगी। सबसे पहली बात तो ये है कि मतलब सवाल ये खत्म नहीं होगी, ये पूछना पड़ेगा कि कुछ बचा क्या? हाँ, पता भी नहीं चलेगा शायद। विल हम 8 मिनट पहले वाली बात रहती है ना, भई बस वहाँ पे निकला है तो 8 जी, मिनट बाद 8 मिनट पहुँचेगा। बाद पहुँच जाएगा। लेकिन हमें पता चलेगा, जो अपना आदित्य एल 1 मिशन है, वो स्टेशन्ड है एल 1 पॉइंट, एक पॉइंट है जो तो धरती से थोड़ा कम, पहले पता चल जाएगा। बस कुछ मिनट्स मिनट्स या कुछ सेकंड्स का वो रहेगा गेम। आखिरी सेल्फीज़ खींचने के लिए। हाँ, अपलोड नहीं कर पाएँगे। अपलोड करके जैसे ही टैग करेंगे ना विद तब तक हो माय जाएगा। डेथ। देखिए, फ़ोन फट जाएँगे, स्क्रीन्स फट जाएगी, ग्रिड फट जाएगा, कितनी इलेक्ट्रॉनिक्स अपने आजू-बाजू, बहुत कुछ है, सभी कुछ है, और सब में करंट है। बिल्कुल। वो भेजेगा, वो भी करंट है। वो करंट जो है वो ऐसा करंट है कि वो एक बार जो आया, उसमें आप 1000 साल निकाल दो धरती के करंट के, वो तो इतना पावरफुल करंट है। तो कुछ भी नहीं बचना है। तो ये कहा जा रहा है कि अगर वी आर अनलकी इनफ कि जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म अगर आता है एंड इनलाइन आ गई धरती, तो माइल्ड है अगर, तो ज़्यादा कुछ नहीं है, कुछ ट्रिलियन डॉलर का नुकसान होगा, सारे देश जो हैं वो स्टोन एज में पहुंच जाएंगे, ज़्यादा कुछ नहीं होगा। बचा क्या? इंसान सारे बचेंगे नहीं, इंसान खत्म हो जाएँगे। जिस जिसके हाथ में फ़ोन है अच्छा वो तो खत्म है। वो तो फटेगा। तो हाथ बच गया, सिर बच गया, आप बच गए, एक अनसर्टेनिटी है, ग्रिड फेल होंगे, ब्लास्ट होंगे, करंट फ्लो करेगा। कैरिंगटन इवेंट हुआ था एक, बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं था, लेकिन वन ऑफ द सीवियरेस्ट जो हमने देखा है धरती पे, जो रिकॉर्डेड है। टेलीग्राफ होते थे ना पहले, हाँ, सब बंद पड़ा, टेलीग्राफ चलने लग गए। जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म आया, चार्ज पार्टिकल अंदर आ गए धरती पे, और सब जगह अर्थिंग हो गई, सब चीज़ चल गई। लेकिन बस क्या है ना, तब टेक्नोलॉजी ने इतना पेनिट्रेट नहीं किया था। वी वर नॉट सराउंडेड बाय एवरीथिंग इलेक्ट्रॉनिक। तो बस वो टेलीग्राफ चल रहे थे। उनको लगा था कि आ गई है वो, अंत आ गया है। अंत आ गया। लेकिन वो बह गया। हम बचे हुए, हमारे पास अर्थ का खुद का मैग्नेटिक फील्ड है, हुँ, बचा लेता है। तो हम, हमारे पास एक शील्ड है, बट वो इतनी पावरफुल नहीं है। जिस दिन प्रॉपर आया, बट वही बात है, ये एक प्रोबेबिलिस्टिक इवेंट है। जी। एक इन्फॉर्मेशन आप प्लीज़ लोगों को दीजिए, क्या इज़ इट ओके मैं देखता हूँ कि लोग जो है अपने फ़ोन अपने सर के नीचे साइड में रखकर हाँ, पास में सो जाते हैं, तो ये सेफ़ है? देखिए अपना जो फ़ोन है उससे रेडिएशन निकलता है, जी, माइक्रोवेव। माइक्रोवेव रेडिएशन जो है, उसका एक लोड होता है। हाँ, लोड मतलब आप कितना झेल सकते हैं। वो जो पार्ट है उसकी एक सर्टेन लिमिट दी हुई होती है हुँ, कि आप इतना ही उसको झेल सकते हैं। वैल्यू दी हुई है, स्पेसिफाइड है, हुँ, मतलब एक हुँ, लिमिट प्रिस्क्राइब्ड है। हर फ़ोन की वो होती है कि क्वालिटी के हिसाब से हम बात करें तो। माइक्रोवेव क्या करता है ना, माइक्रोवेव जो है वीक है तो कम इंटरेक्ट करता है, नहीं तो अपने माइक्रोवेव ओवन में जो माइक्रोवेव है वो स्ट्रांगली इंटरेक्ट करते हैं। तो वो जो इंटरेक्शन है, दैट कैन इम्पैक्ट, इम्पैक्ट मतलब वही, जैसे आपने बहुत बार देखा लेकिन होगा। इतना नुकसानदायक नहीं है आप ये कह रहे हैं। हाँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब मतलब लोग कहते हैं कि कैंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा, हाँ, वो ऐसा नॉन कुछ नहीं है। आयोनाइज़ नहीं, वो नहीं होता। नहीं वो होता मतलब है। आपको थोड़ा-सा डिस्ट्रेस है, वो थोड़ा-सा वो नॉर्मल प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, माइक्रोवेव का लोड बढ़ता है, लेकिन वो कैंसर वाला पार्ट नहीं है। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन होता है, ये तो जैसे टावर्स वगैरह होते हैं, ये वहाँ भी पे भी। सेफ़ है, टावर्स की वजह से भी हाँ, कुछ नहीं होता। आखिरी सवाल एक हुँ। मेरे को आपसे पूछना है। क्या आपको लगता है अब टाइम आ रहा है धीरे-धीरे जैसे हम टेक्नोलॉजी वाइज़ आगे जा रहे हैं कि हमें थोड़ा-सा धरती को
अपने आप को हुँ। सोलर सिस्टम या सोलर एनर्जीज की तरफ हुँ, हुँ। शिफ्ट करना चाहिए, तो बिल्कुल। उसके लिए आप क्या कहते हैं? आप तो मेरे ख्याल से उसमें काम भी कर रहे हैं कुछ अच्छा। मैं इसरो में जब था, तो मेरा जो कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो थी जो सैटेलाइट का पावर सिस्टम होता है, उसके लिए सोलर पैनल बनाना, डिज़ाइन करना, इम्प्लीमेंट करना, टेस्ट करके सैटेलाइट्स पे उनको लगा के उसकी वर्किंग चेक करना। ओके। वी वर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिज़ाइनिंग द पावर सिस्टम ऑफ अ सैटेलाइट। सोर्स जो है सूरज, बहुत बड़ा है, इम्मेंस है। हम सूरज की रोशनी को यूज़ करते हैं अगर बिजली बनाने के लिए। हम हमारा कार्बन फुटप्रिंट, एक जो बहुत ही वर्ड यूज़ होता है ना, कार्बन फुटप्रिंट, हम उसको काफ़ी रिड्यूस करते हैं। इमेंस एनर्जी हम जनरेट कर सकते हैं उससे। तो मूविंग टुवर्ड्स सोलर इज़ गुड। अभी एक नई चीज़ हो रही है। सोलर पैनल वगैरह जो रहते हैं ना, इनका एक लाइफ साइकिल होता है। फ्यू ईयर्स, 10 साल, 15 साल हुँ, ऐसे। तो अभी मिशन चालू हो चुका है, ये मिशन लेवल पे हो रहा है काम, ये हो रहा है, सही बता रहा हूँ मैं ओके, आपको। एंड इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट्स वर्ल्ड ओवर, दे वांट टू डू इट, दे आर पुशिंग इट कि यूज़ सोलर एनर्जी मोर, यूज़ मोर सोलर एनर्जी एंड डू अवे विद द फॉसिल। ओके। फॉसिल को छोड़ो अब आप सोलर पे जाओ। न्यूक्लियर इज़ आल्सो क्लीनर, हुँ, इमेंस एनर्जी है और कम फुटप्रिंट है, क्लीनर एनर्जी है। सोलर इज़ आल्सो क्लीनर, विंडमिल, जियोथर्मल, ये सब हैं। लेकिन एक जो अभी नहीं आई प्रॉब्लम, अभी आएगी आने वाले साल में, वो है सोलर पैनल आपने लगा दिए हैं। आपने देखा होगा एकड़-एकड़ फार्म में लगे हुए जी, होते हैं बड़े-बड़े। उनकी एक लाइफ़ है, उसके बाद वो वेस्ट है, वो कहाँ डंप होगा? तो एक नया वेस्ट आएगा। ओके, तो अभी लेकिन इसके लिए भी स्टेप्स लेने चालू कर दिए हैं। रिसेंटली आई वाज़ गोइंग थ्रू वन ऑफ द पब्लिश्ड आर्टिकल फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दे आर आस्किंग फॉर द आइडियाज़। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है, डीएसटी जो है अपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो बोल रहे हैं कि लाओ, इनोवेटिव आइडियाज़ लाओ, कि फ्यूचर में प्रॉब्लम तो आनी है। और इंडिया में तो सोलर इंसोलेशन खूब है। बिल्कुल। राजस्थान, लद्दाख, क्या बड़े-बड़े पैनल वो लगे हुए हैं, फार्म्स लगे जी, हुए हैं। डिस्कार्ड कैसे करेंगे? और डिस्कार्ड का मतलब ये नहीं कि आप बोलो हाँ, ट्रक में भर के ले जाऊँगा। हुँ, जो चीज़ काम की वो निकाल लो, और जो एकदम काम की नहीं है, उसको ऐसे डिस्पोज़ल करो कि वो वेस्ट ना बने। उसका डिस्पोज़ल प्रॉपर होना चाहिए। ओके, ये एक नई प्रॉब्लम आने वाली है, बट देन मैनेजेबल है, इसके भी आइडियाज़ आएँगे। हुँ, क्योंकि ये नहीं कह सकते आप कि यार एक फ्यूचर में ये प्रॉब्लम आने वाली है तो हम सोलर को यूज़ नहीं करेंगे। बेटर, सोलर इज़ ऑलवेज़ बेटर। परफेक्ट, परफेक्ट। हुँ, सर बहुत-बहुत थैंक यू सो मच। हुँ, आप जो है इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपने दी है मुझे हुँ, कि वाक़ई बता रहा हूँ कि कई चीज़ें ऐसी होती हैं दिमाग में सवाल हुँ, चलते हैं उसके जवाब नहीं मिलते हुँ। और फिर आप जैसे लोग मिलते हैं जो हमें उन सवालों के जवाब देते हैं हाँ, और तो ऐसा होना चाहिए सबके हुँ, साथ। तो सवाल आते रहें और हुँ, जवाब भी मिलते रहें और मैं हुँ, चाहूँगा अगर ये लोग पसंद करते हैं तो आप फिर से आइए। शायद कुछ सवाल हों लोगों के जो आपसे बिल्कुल। डायरेक्टली पूछना चाहें आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, क्या आपके सवाल हैं? ये इकट्ठा कर लेंगे। और फिर हम उसके आंसर देंगे। और हो सकेगा तो एक दिन लाइव आएँगे। वो बहुत बढ़िया रहेगा सर। लाइव करिए बहुत बढ़िया रहेगा। मेरे ख्याल से हुँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स जुड़े हैं उसमें हुँ, और वो आपसे डायरेक्ट सवाल पूछें तो उनके आंसर्स बहुत हुँ, सारे दिमाग, बहुत सारे सवाल, हुँ। तो उसका मज़ा अलग है। मज़ा नहीं, देखिए बात क्या है ना कि जो मेन चीज़ है वो ये है कि मैं इसको एज़ अ मिशन लेता हूँ कि भ्रांतियाँ हैं, कन्फ्यूज़न्स हैं, मुझे उनको दूर करना है, जी, जितना मैं कर सकता हूँ। हाँ, जो मेरा एक्सपर्टीज़ का फ़ील्ड नहीं है, मैं उससे दूर। लेकिन जो मुझे आता है और उससे रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चंस हैं, आई एम ऑलवेज़ हैप्पी। तो जैसे लाइव सेशन होता है अक्रॉस द प्लेटफ़ॉर्म, कुछ बच्चे हैं जो दे दे जस्ट फोकस ऑन लिंक्डइन, कुछ बच्चे जो सिर्फ़ ट्विटर पे या एक्स प्लेटफ़ॉर्म जो उस पे रहते हैं, हुँ, कोई इंस्टा पे रहते हैं, कुछ यूट्यूब पे रहते हैं। तो हमारा जो रहता है ना, जैसे मैंने मेरा भी चैनल है जैसे, हुँ, तो हमारा क्या रहता है कि हम इसको इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं। हर जगह पे अपनी एक इन्फॉर्मेशन हम उस फॉर्मेट में पास ऑन करें। भई लिंक्डइन पे जैसे आप नोट डालते हैं, हुँ, एक्स के ऊपर आप पोस्ट करते हैं। द थिंग इज़, ऐसा करने से अगर एक भी कोई बच्चे का डाउट क्लियर हुआ, तो अपना तो काम हुआ। काम हो गया, वो आगे 4 को और करेगा। बिल्कुल। तो मैं तो ये कहता हूँ, अगर आप जो भी देख रहे हैं, अगर कुछ भी ऐसी चीज़ पता चली जो कि आपको लगता है कि ये अफ़वाह में थी या मिसकंसेप्शन था या कुछ बात ऐसी थी जो झूठ हवा में फैलाई जा रही थी, तो अपने फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स, सब जगह जस्ट शेयर इट। आज जो भी बात हुई अगर आज पसंद आई तो जस्ट शेयर इट एवरीवेयर, व्हाई नॉट? परफेक्ट सर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। विल वेट फॉर द नेक्स्ट टाइम। बिल्कुल। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।
जय हिंद।